नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। दोस्तों, यदि आप अपनी परीक्षा को एक नई मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप उस पर कमेंट करिए और आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं, कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसे आप हमें अवश्य बताएं ताकि हम उसी के हिसाब से आपके लिए प्रैक्टिस सेट ला सकें। दोस्तों, यह है पर्यावरण का चौथा प्रैक्टिस सेट। आइए हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपको देखने में बहुत कॉमन लगेगा लेकिन ये उलझा सकता है आपको। पूछा जा रहा है आपसे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना होगा थायमिन है, रेटिनॉल है, कैल्सिफेरॉल है या फिर टेकोफेरॉल है। दोस्तों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है और थायमिन जो है ये B1 का रासायनिक नाम है और आपका ये कैल्सिफेरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ई जो है वो टोकोफेरॉल का है। टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? ई का। दोस्तों, आप लोग ये जानते होंगे विटामिन शब्द की खोज या विटामिन शब्द का प्रतिपादन जो है वो फुंक महोदय या फंक महोदय दोनों कहा जाता है। कहीं कहीं फुंक मिलता है, कहीं कहीं फंक मिलता है, उन्होंने किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विटामिन संबंधित जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है, वो आपसे पूछा जाता है जल में घुलनशील या वर्षा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो आप इम्पोर्टेंट सिर्फ बी और सी को याद रखिए। बी और सी जो है वो आपको जल में घुलनशील होते हैं। ये बी और सी जल में घुल जाते हैं। आप इस तरीके से इसको याद करिए, बी और सी जल में घुल जाते हैं। 4-5 बार आप दोहराइए इसको। बी और सी जल में घुलनशील हैं, शेष जो है वो आपके वर्षा में घुलनशील हैं। तो निम्न में से कवक या फफूंद जनित रोग कौन सा है? आपको बताना है इसमें से। ये गंजापन या दाद है, एड्स रैबीज है, हैजा या डिप्थीरिया है, पायरिया या मलेरिया है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है गंजापन या कि दाद। गंजापन और दाद ये दोनों जो हैं वो आपके कवक या फफूंद जनित रोग हैं। बाकी इसी प्रकार के यानी कवक से उत्पन्न होने वाला और रोग जो है वो एथलीट है, खाज खुजली से आप कहते हैं वो भी है। और फिर आपका ये जो जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग में आपका कौन कौन सा जाता है? ये हैजा, डिप्थीरिया, कोढ़, टिटनेस, प्लेग आदि जो है ये जीवाणु जनित हैं। ये सब कौन से हैं? ये जीवाणु जनित हैं। और उसके बाद आपका जो एड्स है, रेबीज है, पीलिया है, चेचक, ये सब विषाणु जनित हैं। एड्स, रेबीज, चेचक, पीलिया विषाणु जनित हैं। और पायरिया, मलेरिया परजीवी यानी प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, आप सुन लीजिए। कवक या फफूंद जनित रोग जो है वो आपका गंजापन, दाद, दमा, एथलीट, खाज है। जबकि हैजा, डिप्थीरिया, कोढ़, टिटनेस, प्लेग आदि जो है वो जीवाणु जनित रोग हैं। उसके बाद आपका एड्स, रेबीज, चेचक, पीलिया ये जो है विषाणु जनित रोग हैं। और ये पायरिया, मलेरिया परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। आइए हम आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा, आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। दोस्तों, आप जानते होंगे कि आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग तो आग को जलाने में किया जाता है। अगर आपने चूल्हा जलाते हुए किसी को देखा होगा तो मुंह से फूंक मार करके चूल्हा को जलाता है, आग को जलाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन दे करके आग को जलाया जाता है। और ये आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसे क्रैकिंग गैस कहा जाता है। और मीथेन आपने पढ़ा होगा धान के खेत में और पशुओं की जुगाली में अतः गोबर गैस से मीथेन गैस निकलती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और अपनी परीक्षा को मजबूती प्रदान करते रहिए। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपसे पूछा जा रहा, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? मध्य फल भित्ति और बीजांड, भ्रूणपोष और पुष्पासन। इसमें से कौन सा भाग होता है जो सेब का हम लोग खाते हैं? तो हम लोग सेब का पुष्पासन भाग खाते हैं। अब नारियल का जो होता है वह भ्रूणपोष भाग खाया जाता है। समझ में आ रहा आप लोगों को? नारियल का भ्रूणपोष भाग खाया जाता है। टमाटर का फल भित्ति एवं बीजांडसन भाग खाया जाता है। और आम का जो है वो मध्य फल भित्ति भाग खाया जाता है। ये आ गया आपका पक्षी विहार संबंधित। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है?
भरतपुर राजस्थान, नैनीताल उत्तराखंड, जोरहाट असम, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। दोस्तों आप ध्यान से पढ़िए हमारे इन सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 के चारों का मैं ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं उनकी व्याख्या करते जा रही हूँ। इससे आपको 4-5 प्रश्न और तैयार होते जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए इन सभी पर। तो आपसे पूछा जा रहा है केवला देवघाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है हो जाता है आपका भरतपुर राजस्थान। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपके और जितने तीनों दिए गए इनमें भी कुछ है कि नहीं है, ये कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका नैनीताल उत्तराखंड में है। उसके आगे आप जानते हैं सबसे मशहूर जो कि है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये जोरहाट असम में है। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 23 मार्च या फिर 21 मार्च को कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 21 मार्च को मनाया जाता है। अब 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को आप जानते हैं विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में है, कोलकाता में है, देहरादून में या फिर नागपुर में है? तो सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र जो है आपका वो स्थित है कोयम्बटूर में। कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में। और उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट का तेज भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र जो है वो भी स्थित है कोलकाता में। क्या स्थित है? कोलकाता में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र स्थित है। भारतीय वनस्पति उद्यान में भारत का सबसे विशाल संग्रहालय एवं भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर भी स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में। और नागपुर में क्या स्थित है? नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है यहाँ पर नागपुर में। आइए हम अगला देख लेते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है अंगूर की खेती को निम्न में से क्या कहा जाता है? पिशी कल्चर कहा जाता है, पीटी कल्चर कहा जाता है, सेरी कल्चर या फिर हार्टिकल्चर? दोस्तों अंगूर की खेती को आप लोग क्या कहते हैं? पीटी कल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को पीटी नहीं होगा, ये विटी कल्चर भी आप बना लीजिए, उतना तो आप खुद ही जानते होंगे। विटी कल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को। उसके बाद आप पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो पीसी कल्चर आपका जो संबंधित है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और सेरी कल्चर जो है वो रेशम उत्पादन से संबंधित है। हार्टिकल्चर जो है वो बागवानी से संबंधित है। इसके अलावा एक और है, क्या है वो? एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है आपको मधुमक्खी पालन से संबंधित है। और सिल्वी कल्चर जो है वो वनों के संरक्षण से संबंधित है। ये इस प्रकार के सभी कल्चर हैं जिन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। अब आगे पूछा जा रहा है आपको ज़ीरोफाइट किस प्रकार की वनस्पतियां हैं? ज़ीरोफाइट किस प्रकार की वनस्पतियां? कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां हैं, नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां हैं, शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पतियां हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों की वनस्पतियां। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है हो जाता है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों की वनस्पतियां हैं। कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? लिथोफाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लिथोफाइट कहा जाता है। उसके अलावा नमकीन मिट्टी की वनस्पति यानी मैंग्रोव क्या कहा जाता है? हैलोफाइट कहा जाता है। हैलोफाइट। फिर आपसे पूछा गया है अगला तीसरा ऑप्शन जो इसमें दिया गया, शीतोष्णकटिबंधीय टैगा वनस्पतियों क्या कहा जाता है? तो मेसोफाइट कहा जाता है। मेसोफाइट कहा जाता है इनको। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों की वनस्पतियों को हाइग्रोफाइट कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घास वाली वनस्पतियाँ होती हैं उन्हें होपोफाइट कहा जाता है, ट्रोपोफाइट कहा जाता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ रहा है इथेफॉन का प्रयोग क्यों किया जाता है? इथेफॉन एक रसायन है, आपको बताना है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में, फलों को पकाने में, अग्निशामक वस्त्र बनाने में या फिर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के निर्माण में। तो इथेफॉन का जो उपयोग है वो किया जाता है फलों को पकाने में। अब आप जानना चाहेंगे कि फलों को पकाने में और किसका उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने में इथेफॉन और कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा ये जो गैमेक्सिन और डीडीटी का प्रयोग होता है वो कीटाणुनाशक के रूप में होता है। गैमेक्सिन और डीडीटी का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में। एबेस्टॉस का प्रयोग अग्निशामक वस्त्र बनाने में किया जाता है। और बिस्फेनॉल का प्रयोग और पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के निर्माण में होता है। बिस्फेनॉल का प्रयोग पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के निर्माण में होता है। ये चारों आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए अगला देखते हैं पर्यावरण का बहुत ही प्रिय क्वेश्चन। रामसर समझौता कब हुआ था? रामसर समझौता कब हुआ था? 1975 में, 72 में, 92 में या फिर 2010 में?
दोस्तों आपको पता होगा रामसर समझौता जो है वो 1975 में लागू हो गया था, और ये समझौता हुआ 71 में था लेकिन लागू हुआ था तो 1975 में। ठीक है, समझौता कब यहाँ पर आप लिख सकते हैं लागू हुआ था, लिख सकते हैं यहाँ पर कब लागू हुआ था, तो 1975 में लागू हुआ था। और ये 1972 में क्या हुआ था, 1972 में विश्व विरासत संधि हुई थी। 1972 में क्या हुई थी, विश्व विरासत संधि हुई थी। और 2010 में आप जानते ही हैं कि क्या हुआ था आपका ये 2010 में नागोया प्रोटोकॉल हुआ था, नागोया प्रोटोकॉल हुआ था। और 1992 में क्या हुआ था, जैव विविधता संधि 1992 में हुआ था। इसके अलावा सन 2000 में क्या हुआ था, 2000 में आपका हुआ था कार्टाजीना प्रोटोकॉल। समझ में आ गया आपको। हम अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब घोषित किया गया, 5 जून 2018 को, 23 मार्च 2018 को, 3 मार्च 2018 को, या फिर 22 मई 2018 को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो आपका घोषित किया गया कब, 22 मई 2018 को जैव विविधता दिवस घोषित किया गया। और उसके बाद आप जानना चाहेंगे 5 जून 2018 को क्या हुआ था, तो 5 जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। और 3 मार्च 2018 को विश्व वन्य जीव दिवस घोषित किया गया था। बचता है आपका 23 मार्च 2018 को विश्व मौसम विज्ञान विश्व मौसम दिवस घोषित किया गया था। मौसम विज्ञान नहीं, विश्व मौसम दिवस घोषित किया गया था। केरल की राजधानी तो मुझे लगता है आपको याद कर ही लेना चाहिए, क्योंकि राजधानी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो राजधानी से पूछा जा रहा है, केरल की राजधानी क्या है, पणजी, तिरुवनंतपुरम, मद्रास, रांची। तो राजधानी जो है केरल की वो आपके है तिरुवनंतपुरम। और ये पणजी किसकी राजधानी है, गोवा की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ये रांची जो है आपको झारखंड की राजधानी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। और इसी प्रकार असम की दिसपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, आपको पता ही है। हाँ, इन सभी राजधानियों को, अब जितनी 28 राजधानियाँ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके राजधानियों को आपको याद कर लेना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा अपिक्को आंदोलन कब हुआ था, आपको बताना है यहाँ पर अपिक्को आंदोलन कब हुआ था। तो अपिक्को आंदोलन आपको बताइए आप 1982 में हुआ था, 1983 में, 1980 और फिर 1989 में। तो दोस्तों अपिक्को आंदोलन जो हुआ था वो आपको 1983 में हुआ था। अपिक्को आंदोलन 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में हुआ था। इसके प्रणेता कौन थे, पांडुरंग हेगड़े थे, पांडुरंग हेगड़े जी थे। और आंदोलन का नारा क्या था, बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ, बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ, ये इस आंदोलन का नारा था। समझ में आ रहा है आपको। और नहीं, यहाँ पर एक ऑप्शन और दिएगा, उसकी भी व्याख्या कर देते हैं थोड़ा सा। ये 1982 में क्या हुआ था, 1982 में वंदना शिवा द्वारा नवधान्य आंदोलन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, नवधान्य आंदोलन क्या है। तो 1982 में नवधान्य आंदोलन का शुभारंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था। और 1980 में क्या हुआ था, 1980 में जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था, जो कि वर्तमान के झारखंड में हुआ था। और पहले ये बिहार में था, अभी झारखंड में है। उसके बाद आपको 1989 में क्या हुआ था, 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत मेधा पाटेकर द्वारा की गई थी। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय जो बांध परियोजना को पर्यावरण के मानकों की स्वीकृति कराना इस योजना का उद्देश्य था। अरुंधति राय, बाबा आमटे तथा अनिल पाटिल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये इसका जवाब हो जाता है। आइए हम आगे के प्रश्न देख लेते हैं। आगे के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। सरदार परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से, आपको गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, या फिर उपरोक्त सभी हैं। दोस्तों ये उपरोक्त सभी हैं, इसमें एक और शामिल हो जाता है, वो कौन सा, राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये चारों ही हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आ रही तो आप अपनों तक भी इसे शेयर कीजिए, खुद तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अन्य लोगों से भी जो पढ़ने वाले हैं और शिक्षा से जुड़कर जो एक समाज को नई दिशा प्रदान करना चाहते हैं, साथ ही अपना भी विकास करना चाहते हैं। दोस्तों आप किसी की मदद तभी कर पाएंगे जब आप खुद आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, नहीं तो आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो तब दूसरों की आवश्यकता किस प्रकार की पूर्ति कर पाएंगे। यदि अपने समाज, अपने देश, अपने परिवार और राष्ट्र को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शिक्षा को बढ़ाना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा,
तभी किसी का भी विकास कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो और ये क्लासेस पसंद आई होंगी। आप हमारे चैनल पर आए और आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।